हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। यहाँ हम बात करने वाले कि वॉर का इम्पैक्ट मार्केट में या फिर इकोनॉमी के अंदर किस किस तरह पड़ता है और कितना ज़्यादा डीपर ये पड़ता है। एक बात समझ लीजिए, वॉर किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो जीते या हारे सेकेंडरी बात है, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। ना ही उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, ना ही उसके सिविलियंस के लिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, लड़ने की ज़रूरत होती है, एक बार नस्तनाबूद करना होता है, तो वो करना बिल्कुल ज़रूरी है। उस चीज़ों में हम अपने देश के साथ रहेंगे, उसमें कोई भी तरह का इफ बट पॉइंट नहीं आता है। लेकिन आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरह से वॉर इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हमारी मार्केट को या फिर हमारी इकोनॉमी को एज अ इंडियन कंट्री किस किस तरह इफेक्ट करेगा। पाकिस्तान का तो चीज़ साइड में रख दीजिए, वो तो देश भिखारियों का, वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, उनको तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी कंट्री इमर्जिंग कंट्री, ग्रोथ बहुत सही चल रहा है, तो हमारी इस ग्रोथ जर्नी में कौन कौन से यहाँ पे डेंट लग सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। जो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है वो आता है डिफेंस बजट के ऊपर। अब एक चीज़ समझिए, हमारा बजट जो है, स्पेंडिंग, वो तो हमारे पास लिमिटेड है। एक चीज समझिए कि हमको इतना स्पेंड करना है। उसमें से हमने क्या किया, जस्ट एग्जांपल कि हमारा स्पेंडिंग हमने रखा था कि 10 लाख करोड़ इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। अब किसी भी तरह से वॉर हो जाती, देश अगर बचेगा तो आगे चीजें बचेगी, तो हमेशा किसी भी गवर्नमेंट का फुल फोकस चला जाता है डिफेंस के अंदर। सीधी बात है, अगर डिफेंस के ऊपर फोकस जाएगा, मतलब जो बजट हमने दिया था, जो हमारे पास एम्यूनेशन है, वो एम्यूनेशन अभी यूज हो रहे हैं, तो हमको नए एम्यूनेशन की जरूरत पड़ेगी। और जो अभी भी है उनमें भी और बढ़ावा करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली जो बजट हमने प्रदान किया था हमारे डिफेंस के लिए, हमको अल्टीमेटली उसको रेस करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट ही। अगर उसको रेस करना है, हमारे पास अमाउंट कितनी है, लिमिटेड है, और इसके अंदर हमको इंक्रीज करना, मतलब किसी ना किसी चीज के अंदर हमको कम करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ये बात है। तो हमने मान लो किसी रोड के ऊपर, इंफ्रा के ऊपर, कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा डाला था, तो वो अभी हमको स्टॉप करके अल्टीमेटली वो सारा पैसा लगाना पड़ेगा डिफेंस के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं, कि मान लो किसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी थी कि वहां पे बहुत सस्ता मिल रहा है, ऐसा पैसा लगा के हम उसके अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, क्योंकि वो सारा पैसा अभी हमको यहाँ लगाना पड़ेगा हमारे डिफेंस के अंदर। तो जो भी हमारा बजट था उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो हमारा गया उसके अंदर भी, उसमें बहुत सारे चेंजेस अभी आएंगे कि हमने कई चीजों में से पैसा कट करके इसमें डिफेंस के अंदर और डाला। डिफेंस के आप और डील आगे जाने वाले टाइम में देखोगे, और आने वाले 3-4 बजट्स में भी आपको पता चलेगा कि डिफेंस बजट जो है हम बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जहाँ पे हम ग्रोथ कर सकते हैं, एक चीज़ समझिए, अगर किसी के पास पैसा है और वो कंट्री स्टेबल है, तो वो पैसा लगाएगी ग्रोथ के अंदर, कि कहाँ कहाँ मैं पैसा लगाऊं जिससे मेरी कंट्री ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। लेकिन जब बात आती है कंट्री की, उसके डिफेंस की, तब वहां पे ये सारी चीज साइड में रह जाती है कि कंट्री बचेगी तो सब कुछ होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आता है, उसके ऊपर हम पॉइंट में बात करेंगे। तो वो देखते हैं कि कितनी वो कंट्री स्टेबल है। ये इसी चीज की वजह से होता है कि जितनी वो स्टेबल होगी उतना वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगा इकोनॉमिकली भी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ बजट में आने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो आएगा इन्फ्लेशन एयरबेज। अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे जो एयरबेजेस हैं वो हमने भी बैन किए हैं और पाकिस्तान ने भी सामने बैन किए। अब उससे होगा क्या कि मान लो XYZ फ्लाइट है जो इंडिया से, जस्ट एग्जांपल, यूएसए जाती है, एग्जांपल के लिए है, और वो पाकिस्तान का एयरबेस यूज करती है क्योंकि उसको नजदीक पड़ता है। अब इसने अपना एयरबेस मना कर दिया। अब हमको जो रूट एग्जांपल 10,000 किलोमीटर पड़ता था फ्लाइट में, अब वो पड़ेगा एग्जांपल 15,000 किलोमीटर। बहुत सारे रूट का ऐसा हुआ है, दुबई का ले लीजिए, बहुत सारे रूट का ऐसा हुआ है। तो इससे होगा क्या, पहली बात, जो भी एयरलाइंस हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम होगी, जो टिकट के पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। एयरलाइन के जो केपीआईज होते हैं कि कार्गो पर किलोमीटर, प्राइस पर किलोमीटर, पैसेंजर पर किलोमीटर, उन सभी में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो चीजें हम 10,000 किलोमीटर में अचीव कर लेते थे वो उसके लिए 15 लगेगा। ये जो हम 10 घंटे के अंदर पूरा करते थे जर्नी, ये अब लगेगा 15 घंटे। तो ये जो फ्लाइट हम लेते थे दिन की 2, अब ले पाएंगे 2 दिन के अंदर 2।
तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है इन चीजों में भी। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या लीड करता है? इन्फ्लेशन। अब समझ पा रहे छोटी चीजें कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एक ये चीज हो गई, तो यहां बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तीसरा है टूरिज्म। कश्मीर का ये 370 धारा हटने के बाद अच्छा सा बिगिनिंग हुआ था, बहुत ही फ्लोरिश्ड, कि जहां पे कश्मीर में हमने बहुत ही बढ़िया टूरिज्म का देखा। और अभी न्यूज आ रही है कि तकरीबन 13 लाख टूरिस्टों ने, जो मई भी अगस्त तक के बुकिंग्स थे, वो सारे कैंसिल कर दिए। 13 से 13.5 लाख जितना कुछ डेट आया है, कैंसिल कर दी पूरा का पूरा। अब आप खुद सोचे कौन जाएगा यहाँ पे कश्मीर में? रिसेंट टाइम में तो कोई नहीं जा पाएगा। कितना जो बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। जो कश्मीर का पूरा जो काम था वो चलता था टूरिज्म के ऊपर, और वहां, और इसका जो टेररिस्ट वाला है उसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कश्मीर में अगर जॉब्स नहीं होंगी तो लड़के अनएम्प्लॉयड होंगे, पैसा नहीं होगा, तो ये जो सारे पाकिस्तानी वाले हैं बॉर्डर के पार वाले, वो इनको पैसा दे के अल्टीमेटली पत्थर फिकवाते, ये करवाते, वो, ये सारा एक तरह का विशियस साइकिल है। तो वापस यही हो गया सेम चीज कि अब कश्मीर में टूरिज्म तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ तो कंफर्म बात है कि हॉल्ट ही रहेगा। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो पगले लेगी ही इसके ऊपर, कुछ ना कुछ तो स्टेप लिए जाएंगे इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, सिक्योरिटी वहां बढ़ाने के लिए, जिससे हम सबको एक और एक बाहर के टूरिस्ट को एक मिले स्ट्रेंथ की, हम जाएंगे तो हमारी सेफ्टी वहां पे पहले मेजर होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए क्या होगा, उन सारे लोगों में बहुत इंपैक्ट आएगा। जीडीपी का बहुत ही बड़ा क्रंच वहां पे आएगा। उनकी जीडीपी इनके ऊपर चल रही थी, तो जीडीपी में भी तकरीबन 10 से लेकर 12% का बहुत बड़ा गिरावट आएगा कश्मीर की। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वहां भी, अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। आप समझे कि चीजें छोटी नहीं है, बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। इसके सारे कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं। अगर एक के हाथ में पैसा आया तो वो यूटिलाइज करेगा, उसकी फैमिली स्ट्रेंथ होगी, उसके घर में लोग पढ़ेंगे, पूरी फैमिली अपलिफ्ट करती है। अगर पैसा ही नहीं आएगा, भूख मरी होगी, तो वैसे भी बिट्रेल करने वाले हैं, वैसे भी रोस्ट करेंगे। तो ये सारा जो अल्टीमेटली इन चीजों से क्या हुआ है कि जो उन टेररिस्ट का गोल था अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है, कि उनको यही चाहिए था कि कश्मीर में जो अनस्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। बट आई होप हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी इसके ऊपर कि अगली बार से ये साले सोच भी ना पाए बॉर्डर पार करने का। तो इस बार होगा, लेकिन अभी के लिए तो इम्पैक्ट है ही। इसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट। हम देख रहे हैं कि चाइना से जो लोग हैं वो मुंह मोड़ रहे हैं सारी, और टैरिफ वॉर के बाद तो और मुंह मोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां पे टैरिफ बढ़ गए। तो अगर वहां पे कंपनियां ऑपरेट करेगी और उनको बेचना होगा यूएस के अंदर तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो ढूंढ रही है अच्छे अल्टरनेटिव्स, जिसमें वियतनाम हो गया, फिलीपाइंस हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया है, बांग्लादेश है, उन सब के नाम आ रहे थे। लेकिन अगर आप सोचिए कि किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के पास 3 ऑप्शंस हैं, XYZ, ठीक है, और वो मल्टीपल चीजों के ऊपर देखता है, क्योंकि वो जब भी एफडीआई आता है वो आता है लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पे वो कंपनी डालता है। एफआईआई डिफरेंट चीज है, वो होती है हॉट मनी, वो तो चली जाती है इन्वेस्टमेंट निकाल के। एफडीआई आता है, वहां पे कंपनी डालता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट देता है। तो अगर यहाँ पे सब जगह सेम पैरामीटर्स बैठ रहे, लेकिन एक जगह पे क्या है कि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है इन टेररिज्म की वजह से, तो सीधी बात है वो इन दोनों को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, अल्टीमेटली वही होगा। तो यहाँ पे यही बढ़ रहा है कि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी का इश्यू आ रहा है, तो इन चीजों में भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो 2 बार सोचेगा डालने से पहले। और अगर हमको उनको लाना होगा तो इन दोनों से हमको कम उसको टैक्स देना पड़ेगा, तभी लुक्रेटिव देंगे, तभी वो आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान है, क्योंकि हम जो पहले नेगोशिएशन करते थे अब उनसे कम कर पाएंगे कि भाई तुमको 5% और हम रिलीज दे दे, भाई तुम आ जाओ यहाँ पे। पहले हम चौड़ से बोल सकते कि नहीं मिलेगा भाई, अब हमारे पास वीकनेस आ गई तो हमको देना पड़ेगा। ठीक है सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट वो है मेनली अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती है उससे क्या होता है, अल्टीमेटली पीई का डी रेटिंग होता है, और पी रेटिंग अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस गिरता है, भले स्टॉक का अर्निंग बढ़ता रहे। जब भी मार्केट में बुल मार्केट चल रहा हो, पी का री रेटिंग होता है और पी ग्रो होता है। जब भी मार्केट में बियर मार्केट या फिर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, अल्टीमेटली पी का डी रेटिंग होता है, जो भी चल रहा है। तो इन सब चीजों में ये सारे इंपैक्ट रहता है। वो आपको एक बेसिक आइडिया मिला है कि किस तरह से इंपैक्ट होता है एक वॉर के अंदर। और आई प्रे फॉर ऑल द सोल्जर्स जो हमारे लिए, जिसलिए हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, जिसलिए हम शांति से घर में बैठे हुए, बिकॉज वो वहां पे सरहद पर लड़ रहे, तो उनके लिए हम बहुत दुआएं करते हैं
एक बार जय हिंद आपको वीडियो के नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। हम सभी सोल्जर्स के लिए, आप जो भी आप बॉर्डर लाइन पे एरिया में रहते हैं, हमारे प्रेयर्स भी आपके साथ हैं। आई नो ब्लैकआउट्स वहाँ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन वो सब आपकी सेफ्टी के लिए चल रहे हैं। तो आपको हमारी आर्मी के साथ बने रहना पड़ेगा, हमारी देश की सोवरेनिटी के साथ बने रहना पड़ेगा। उनकी जो भी गाइडलाइंस आती है आपको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर ब्लैकआउट है तो आप किसी भी तरह की लाइट भी जलाएं मत, क्योंकि बहुत सारे इम्पैक्ट उसके रहते हैं। तो आप सब सेफ रहिए और सारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स वो भी, उनकी सेफ्टी के लिए हम प्रे करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।